हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद है कि मज़े कर रहे होंगे। तो और आपको थोड़ा सा मज़ा कराते हुए आज हम लेकर के आए आपके लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यानी टॉपिक है आज का अपना रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो हम लोग बात करेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन के लिए जैसे ही हम लोगों ने सुना कि रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, एक आइडिया आ गया दिमाग में पहले से कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन होगा और उस पे कोई रोल करने लायक बॉडी को रख देंगे आराम से, यानी इंक्लाइन प्लेन। तो अब देखिए, हम लोगों ने पहले इंक्लाइन प्लेन का अरेंजमेंट किया और ये हो गया भाई इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे एक हमने ऐसे इंक्लाइन प्लेन अरेंज कर लिया। अब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर देखिए, हमने एक सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल या डिस्क, रिंग, इस शेप की किसी बॉडी को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो जब हम ऐसी किसी बॉडी को इसके ऊपर रखेंगे, चलिए तो इस बॉडी को ला करके हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। यानी यहाँ पे ये पहले तो हमने ऐसी एक बॉडी बनाई और वो ला करके इसके ऊपर ऐसे रख दिया। रखने के बाद भी फिर हमने आपसे बोला कि यानी ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये हमारे पास में ऐसी कोई बॉडी है जो इस इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर सकती है। लेकिन सबसे पहले जो गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग आगे ना तो कुछ देखते हैं और ना ही कुछ सुनते हैं। मान लीजिए अगर हमें ऐसा कह दिया गया कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। अब अगर ये सरफेस हमारी स्मूथ होगी, परफेक्टली स्मूथ, और इस स्मूथ सरफेस पे हम इस रोल करने लायक बॉडी को इसके ऊपर रखेंगे, तो फिर ये बॉडी हमारी रोल नहीं करेगी। जैसे ही रखेंगे, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। सभी लोग जानते हैं क्या होगा, mg sin थीटा होगा, क्योंकि इधर की तरफ तो भाई नॉर्मल रिएक्शन हो गया और ऐसे हम लोग कहेंगे ये हो गया mg cos थीटा। तो mg cos थीटा नॉर्मल और ये रहा है mg sin थीटा। तो जैसे ही हम इस बॉडी को इस इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस करेंगे, mg sin थीटा की वजह से ये स्लाइड करना शुरू करेगी और विदाउट रोलिंग, रोल नहीं करेगी, स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। अब ये जब स्लाइड करके नीचे पहुंचेगी तो उस समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, तो फोर्स यहाँ पे जो इसे मूव करा रहा है वो हो गया mg sin थीटा। तो फोर्स अपॉन मास कर दिया, यानी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका होगा वो हो जाएगा g sin थीटा, और बॉडी स्लाइड करके नीचे आएगी विदाउट रोलिंग, यानी ये रोल बिल्कुल नहीं करेगी, स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। अब देखिए, जब ये नीचे चल करके यहाँ पे पहुंचेगी, मान लीजिए ये बॉडी हमारी रोल करती हुई यहाँ पे आ गई, तो जब ये यहाँ पे रोल करके पहुंचेगी तो ये तो हो गया भाई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी v। तो यहाँ वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे 2as, और a की जगह पे तो अभी हमने लिख ही रखा है g sin थीटा इंटू s कर देंगे। तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, 2gs sin थीटा। तो इतनी सी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये बॉडी स्लाइड करके हमारी नीचे आ जाएगी और ये रोल नहीं करेगी। तो पहली कंडीशन है कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे हम किसी भी शेप एंड साइज की बॉडी को रखते हैं तो वो बॉडी हमारी अगर सरफेस स्मूथ है तो विदाउट रोलिंग नीचे पहुंचेगी, और जब ये नीचे पहुंच रही होगी लोएस्ट पॉइंट पे तो उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, 2gs sin थीटा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इसका g sin थीटा, और रोल नहीं करेगी। हाँ, अगर हम इतनी सी हाइट को भी h कह लें
तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, h/s होगा। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी अभी हमने बताई उसे हम लिख सकते हैं √2gh। तो बॉडी √2gh मैक्सिमम वेलोसिटी या √2gh साइन थीटा मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे पहुंच जाएगी, लेकिन रोल नहीं करेगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि रोल करने के लिए बॉडी और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए। तो रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम आपको दिखाते हैं जिसमें कुछ फ्रिक्शन भी होगा, तभी ये बॉडी रोल करेगी। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे हमने फिर से आपके लिए एक इंक्लाइन प्लेन तैयार किया और ये इंक्लाइन प्लेन हो गया भाई। और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक रोल करने लायक बॉडी रख दी यहाँ पे। अब इस बॉडी को यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है थीटा। तो इंक्लिनेशन एंगल हो गया भाई थीटा। और जब यहाँ पे हमने इसे रोल करने के लिए फ्री किया, क्योंकि इस बार ये सरफेस स्मूथ है नहीं, तो फिर होगा ये कि यहाँ पे तो जो लग रहा होगा वो हो गया mg साइन थीटा। अब mg साइन थीटा से बॉडी हमारी जैसे ही स्लाइड करने की कोशिश करेगी या स्लाइड करने की सोचेगी, इस कांटेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा, यानी ये हो गया फ्रिक्शन। अब बॉडी देखिए mg साइन थीटा से डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, लेकिन उस डाउनवर्ड मोशन का अपोज कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन। तो यहाँ अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर करें, ट्रांसलेशनल मोशन को अगर हम यहाँ कंसीडर करते हैं, तो फिर उसकी इक्वेशन बन जानी चाहिए mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। ए है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो ये इक्वेशन बन के तैयार होनी चाहिए। अब यहाँ और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में ये तो हो गया भाई नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। mg साइन थीटा भी कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बॉडी को रोल करने के लिए, बॉडी को रोल करने के लिए जो जिस टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन देखिए ये हो गया। अब फ्रिक्शन प्रोवाइड कौन कर रहा है भाई, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, सॉरी, जो सरफेस रफ है वो रफनेस उसकी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, और यही फ्रिक्शन टॉर्क लगा रहा होगा। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है इतनी सी, ये जिसे हम बॉडी की रेडियस भी कह सकते हैं, तो ये रेडियस हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क लगा देगा। तो अगर हम इसके रोटेशन को कंसीडर करें और रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन के लिए जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, IC अल्फा। तो टॉर्क तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस ऑफ बॉडी, तो फ्रिक्शन इंटू आर हो गया टॉर्क, और टॉर्क होता है IC अल्फा। अब इस IC को हमने लिख दिया NMR और अल्फा को हमने लिख दिया भाई A/R। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये N क्या है, अभी बताता हूँ N क्या है। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन मिल गया भाई, जो हो गया NMA। ये इक्वेशन हमने रोटेशनल मोशन से बना ली, एक इक्वेशन हमने यहाँ पे बना रखी है ट्रांसलेशनल मोशन से। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में हम लोग सॉल्व कर लें, यानी यहाँ पे अगर हम लिख दें भाई mg साइन थीटा, फ्रिक्शन की जगह पे अगर हम लिख दें NMA इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा g साइन थीटा अपॉन n+1।
यानी ये होना चाहिए बॉडी का एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, ये जो n+1 हमने नीचे लिख रखा है ये 0 तो है नहीं ना, n+1 की कुछ तो वैल्यू होगी। अब n+1 की अगर कुछ वैल्यू होगी तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रोलिंग मोशन एक्सेलरेशन बॉडी का कम हो जाता है, यानी स्लाइड करके आएगी बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर रोल करते हुए डाउनवर्ड आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा से कम होगा। ये तो थी हमारी पहली बात, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम इसमें थोड़ा कुछ और डिस्कस करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई तो इसको यहाँ से हटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा, एक टर्म इस्तेमाल किया था हमने IC, तो IC को हमने लिख रखा था NMR²। अब देखिए, अगर हमारे पास में ये रिंग होती है ना, अगर ये हमारे पास रिंग होती और हम कहते हैं कि ये रिंग हमारी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसकी IC को हम लोग क्या लिख रहे होते, MR²। यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 1। दूसरी बात है, अगर हम कहें नहीं ये तो डिस्क है, अब अगर ये डिस्क होती और डिस्क रोटेट कर रही होती अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसकी IC को हम लोग क्या लिख रहे होते, हाफ MR²। यानी अब यहाँ देखें तो यहाँ n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, n/2। MR² तो सभी में कॉमन है, यानी अलग से क्या लिखा था मैंने, NMR²। यानी n जो नंबर होता है उसी नंबर को हम लोग कहते हैं n। अब अगर सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते हैं 2/5 MR²। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2/5। हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास 2/3 MR²। n की वैल्यू क्या हो गई, 2/3। तो n का कोई टेंशन नहीं है, n का मतलब बॉडी के यानी MR² से पहले जो नंबर होता है वो हो गया n हो गया। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। एक चीज और है, IC को हम लोग जब बुक में पढ़ के देखते हैं, बुक में लिखा होता है mk²। k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। हमने अभी अभी क्या लिखा है इस IC को, NMR²। तो अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो NMR² इज इक्वल क्या हो गया, mk²। यानी n क्या होना चाहिए, k²/r²। तो n क्या होता है हम दो तरीके से समझ सकते हैं। n का मतलब होगा k²/r², और दूसरा क्या हो सकता है भाई k²/r², और या ऐसे कह सकते हैं कि MR² से पहले जो नंबर होता है वही n होता है। इतनी बात समझ गए भाई। तो n का मतलब अभी अभी हमने बताया भाई k²/r², या फिर n क्या होगा, जो नंबर लगा होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, n कह देते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे के लिए देखिए, फिर इतनी बातें क्लियर है भाई, हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन लिखा था इज इक्वल टू g sin θ/n+1। अब अगर यहाँ से बात करें तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का बॉडी की मास से कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पे बॉडी का मास कितना है इस पूरे एक्सेलरेशन में हमें कहीं से पता नहीं चला, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ से रेडियस भी गायब हो गया, यानी एक्सेलरेशन छोटा है या बड़ा है, सॉरी बॉडी हमारी छोटी सी है या बड़ी सी है, इस पे भी एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी की साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस से इंडिपेंडेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन मास और रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन ये जो नंबर है, ये देखिए रिंग के लिए अगर लिखते हैं तो n क्या होता है, 1। अभी भी बताया मैंने। डिस्क के लिए हाफ MR², n क्या हो गया, 1। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 MR², n क्या हो गया, 2/5। यानी बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे
और मास से इंडिपेंडेंट होता है, बट एक्सेलरेशन इज डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉडी। रिंग है तो कुछ और होगा, डिस्क है तो कुछ और होगा, सॉलिड स्फीयर है तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, रिंग है तो उसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, हॉलो स्फीयर है तो कुछ और होगा। यानी शेप बदली तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये था एक्सेलरेशन। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी के लिए देखिए फिर यानी ये हमने बना दिया भाई इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक रोल करने लायक बॉडी को रख दिया। तो ये बॉडी है जो इस पे रोल कर सकती है। अब इसे ला करके हमने ऐसे रख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। अब इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो तो हो गया भाई थीटा। जब हमने इस बॉडी को यहाँ से रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई 0, लेकिन इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है, और कितना है g sin थीटा अपॉन n+1। यानी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, कितना होगा g sin थीटा अपॉन n+1। अब ये बॉडी हमारी रोल करती हुई यहाँ पे भी आ जाएगी। अब यहाँ ये चलती हुई आ गई तो इस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई v। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया ये हमने लिख दिया भाई s। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अगर यहाँ पे लिखते तो ये होता v² इज इक्वल टू 2as। तो 2 लिख दिया हमने, a हो गया g sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया s अपॉन n+1। तो ये हो गया v², या v को हम यहाँ पे लिख देते भाई 2gs sin थीटा अपॉन n+1। और अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, कह लें कि इंक्लाइन प्लेन की हाइट जो है वो h है, तो फिर यहाँ sin थीटा क्या हो जाएगा h अपॉन s। और sin थीटा को अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो v हो जाएगा फिर 2gs अपॉन n+1, और sin थीटा हो गया h अपॉन s। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल गई √2gh अपॉन n+1। यानी वंस अगेन अभी अभी हमने जो वेलोसिटी लिखी है वो क्या हो गई यहाँ पे √2gh अपॉन n+1। यानी वेलोसिटी भी बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट हो गई, बॉडी के साइज से इंडिपेंडेंट हो गई, और किस पे डिपेंड करेगी तो साइज पे भी नहीं डिपेंड कर रही है, शेप पे डिपेंड कर रही है। यानी अगर रिंग होगी, सेम इंक्लाइन प्लेन से हम रिलीज करें, लोएस्ट पॉइंट पे किसी और वेलोसिटी से पहुंचेगी। हम डिस्क को यहाँ से रिलीज करें तो डिस्क जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। सॉलिड स्फीयर को रिलीज करें तो उसकी भी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे हर बॉडी की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। किस पे डिपेंड करेगी, बॉडी की शेप पे, ना साइज पे डिपेंड करेगी और ना ही मास पे डिपेंड करेगी। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी कितनी वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। यानी अभी हमने दो चीजें मालूम की एक तो एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा, दूसरा हमने मालूम कर लिया कि बॉडी जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब तीसरी बात की बात करते हैं कि बॉडी जब हमारी नीचे स्लाइड करके जा रही होगी तो बॉडी को रोल करने के लिए कितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब कितना फ्रिक्शन चाहिए बॉडी को प्योर रोलिंग के लिए, तो एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन के लिए अभी देखिए हम लोगों ने लिखा था कि फ्रिक्शन होना चाहिए NMA। यानी स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब टॉर्क लिखा था तो फ्रिक्शन कितना लिखा था NMA, और एक्सेलरेशन भी अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है G sin थीटा अपॉन
n+1। तो भाई फिर फ्रिक्शन यहाँ हो जाना चाहिए था Nm, और A की वैल्यू अगर लिख लें हम यहाँ पे G sin थीटा अपॉन n+1, तो पता चल गया कि जो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू है वो होना चाहिए n/n+1 mg sin थीटा। यानी यह जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा या जिस फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को प्योर रोलिंग के लिए, वो भी हर बॉडी के लिए डिफरेंट वैल्यू चाहिए होगा। यानी क्योंकि हर बॉडी के लिए n चेंज होगा, तो n के अकॉर्डिंग इंक्लाइन प्लेन सेम है, बट अगर बॉडी डिफरेंट है तो हर बॉडी को अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी फ्रिक्शन n/n+1 mg sin थीटा। तो ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बातें करते हैं, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब अगर यहीं पे हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए फिर ये हो गया, देखिए इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने फिर से रख दिया इस बॉडी को। तो जब हमने इस बॉडी को यहाँ पे ऐसे प्लेस किया, तो इस बॉडी पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो तो n हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट हो गया भाई mg, और इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, तो अलोंग द प्लेन इसका कंपोनेंट भी होना चाहिए mg sin थीटा, और ये हो गया भाई mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हो गया भाई। तो हम लोगों ने जो नॉर्मली पढ़ रखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को। तो फिर फ्रिक्शन यहाँ क्या होना चाहिए था, म्यू mg cos थीटा। यानी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है म्यू n, यानी म्यू mg cos थीटा। यानी इतना फ्रिक्शन यहाँ पे लगना चाहिए, लेकिन लग रहा है जो फ्रिक्शन वो तो है n/n+1 mg sin थीटा। अब यहीं पे हम लोग सोच लेते हैं कि इतने रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के लिए, इतने रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए, यानी इतने रिक्वायर्ड फ्रिक्शन के लिए कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, तो उससे हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू mg cos थीटा, और फिर से हमने इसे इक्वल कर लिया भाई n/n+1 mg sin थीटा से, तो mg तो हो गया भाई कैंसिल, और हम लोग कह सकते हैं म्यू की वैल्यू जो है वो n/n+1 tan थीटा होना चाहिए। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो भी हर बॉडी के लिए क्या होगी, डिफरेंट होना चाहिए। यानी रिंग के लिए किसी और कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, डिस्क के लिए किसी और कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, स्फीयर के लिए किसी और कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, जबकि प्लेन हमारा सेम है। यानी सेम प्लेन पे डिफरेंट बॉडी पे डिफरेंट फ्रिक्शन लगेगा, डिफरेंट वेलोसिटी से नीचे पहुंचेंगी, डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगी, और डिफरेंट ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। समझ गए भाई? यानी प्लेन में तो कुछ भी हो सकता है, बट बॉडी के को रोल करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ये है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। हाँ, अगर इस रिक्वायर्ड वैल्यू से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो फिर बॉडी हमारी रोल भी करेगी, स्लाइड भी करेगी, यानी तब होगा रोलिंग विद स्लाइडिंग। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो फिर देखते हैं आगे की तरफ। यानी अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर हमें मान लीजिए यहीं पे कह दिया जाता कि आप बताइए भाई कि बॉडी जो हमारी रोल कर रही है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। यानी ये जो इंक्लाइन प्लेन आपने देखा और इसके ऊपर आपने एक बॉडी भी रखी है,
अब ये बॉडी अगर हमारी इस तरीके से रोल करते हुए नीचे आ रही है तो इसको रोल करने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फिर हम लोग जानते हैं A/R होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग मोशन के लिए फिर अल्फा की वैल्यू हो गई G sin θ/R और ये हो गया n+1, यानी इतने एंगुलर एक्सेलरेशन की, यानी इतना एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में होगा जब ये बॉडी हमारी रोल करके नीचे आ रही होगी। अब यहाँ पे एक बहुत पहले कभी एक क्वेश्चन आया था कि अगर इसी इंक्लाइन प्लेन से एक रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर को एक साथ यहाँ से रिलीज किया जाए तो कौन ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। यानी ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना था, टाइम। तो चलिए देखिए फिर, यानी अब हमें इतना तो पता ही है कि बॉडी में एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, कितना है G sin θ/n+1 है। चल के इसको s डिस्टेंस आनी है तो हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हो गया s = हाफ G sin θ अपॉन में लिखते n+1 और ये रहा t²। अब यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें तो ये हो गया 2s n+1 अपॉन में हो जाएगा G sin θ। यानी जो टाइम है, टाइम स्लाइड करके नीचे आने का, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+1। अब जिस बॉडी का n ज्यादा होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी वो देर से नीचे पहुंचेगी। जिस बॉडी का n सबसे कम होगा वो बॉडी जल्दी नीचे पहुंचेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें n की, और n वो भी रिंग के लिए अगर हम लिखें n की वैल्यू तो ये अभी हमने बताई थी 1। n अगर हम डिस्क के लिए लिख रहे हैं तो हाफ mr² यानी हाफ हो जाएगा। n अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए इस्तेमाल करें तो ये 2/5 होगा, और n अगर हम हॉलो स्फीयर के लिए लिख रहे हैं तो ये होगा 2/3। यानी सबसे ज्यादा अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे n किसका होगा, तो सबसे ज्यादा n होना चाहिए रिंग का। दूसरी बात है डिस्क की अगर बात करें तो इसका कितना हो गया 0.5, हॉलो स्फीयर की बात करें तो ये हो गया 0.6, और सॉलिड स्फीयर की बात करें तो ये हो गया 0.4। यानी सॉलिड स्फीयर का n है 0.4 जो सबसे कम है, तो सॉलिड स्फीयर हमारा सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद में फिर नंबर आना चाहिए 0.5 यानी डिस्क। तो सॉलिड स्फीयर के बाद में नीचे कौन पहुंचेगा, डिस्क। देन उसके बाद नंबर आएगा 0.6 जिसका n है, और वो है हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर हमारा पहुंचेगा तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में हमारी रिंग आ रही होगी क्योंकि रिंग का n सबसे ज्यादा है। n क्या बताया था मैंने, mr² से पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम n कहते हैं, और दूसरे वर्ड में n का मतलब क्या होता है, k²/r²। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपका काम है कि n की वैल्यू चेंज करते रहिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, आंसर निकालते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। बाकी फिर मिलते हैं एक नए छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।